हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति सिद्धांत के उपागम, अनुभवमूलक, मानकीय और ऐतिहासिक। ये उपागम बीए स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राजनीति सिद्धांत के उपागम को समझने से पहले हम उपागम का अर्थ समझ लेते हैं। तो उपागम का अर्थ है कि उपागम के अंतर्गत किसी घटना की विस्तृत जानकारी के लिए, जब हमें विस्तृत जानकारी चाहिए होती है तो उसके लिए ना केवल इसमें उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाता है बल्कि अध्ययन की केंद्रीय समस्या का निर्णय भी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें किसका अध्ययन करना है और कैसे अध्ययन करना है, ये उपागम के अंतर्गत निश्चित किया जाता है। तो राजनीति सिद्धांत के उपागम का अर्थ भी यही है कि राजनीति सिद्धांत को हमें कैसे समझना है, किस चीज़ का अध्ययन करना है, ये निश्चित किया जाता है इनके उपागमों में। तो हम बात करते हैं अपने पहले उपागम की, अनुभव मूलक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अनुभव का प्रयोग किया जाता है। तो अनुभव मूलक उपागम के अंतर्गत केवल उन तथ्यों से संबंध रखते हैं जो हमारे अनुभव और निरीक्षण पर आधारित हों। मतलब इसमें ऐसे तथ्य रखे जाते हैं जिनका हमारे पास अनुभव हो, जिनका निरीक्षण हमने किया हो, और इसमें उन्हीं निष्कर्षों पर विश्वास करते हैं जिनका सत्यापन किया जा सके, मतलब जिसकी छानबीन की जा सके। इसमें तथ्यों का वर्णन किया जाता है तथा उसे सत्य या असत्य ठहराया जाता है। अब चलिए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है कि क्या किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी स्थिर रहती है जब वहाँ की अधिकांश जनसंख्या पढ़ी लिखी हो। तो अनुभव मूलक उपागम क्या करेगा, इस बात का निरीक्षण करेगा अपने अनुभव से। वो अपने अनुभवों का प्रयोग करेगा और सभी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेगा। फिर वो देखेगा कि नहीं, भारत में तो हमने ये देखा कि अधिकांश जनसंख्या भारत में अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी जब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। परंतु इसके बावजूद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सदैव चली आ रही है। सदैव मतलब सॉरी, आज़ादी के बाद से निरंतर चली आ रही है। और इस आधार पर वो अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि ये जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी स्थिर हो जब अधिकांश जनसंख्या पढ़ी लिखी हो। मतलब अधिकांश जनसंख्या अगर अनपढ़ है तब भी हम लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कर सकते हैं। अनुभव मूलक उपागम ने अपने अनुभव के आधार पर ये सिद्ध कर दिया। और जो निष्कर्ष अनुभव मूलक उपागम ने अभी हमें दिया उसकी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब जांच पड़ताल कर सकते हैं। भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसमें सत्य और असत्य कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि ये सच है, ये झूठ है। अभी हम मानकीय उपागम समझेंगे, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। मानकीय उपागम के अंतर्गत उन मूल्यों से संबंध रखते हैं जो शुभ और अशुभ तथा उचित और अनुचित में अंतर करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुभ और अशुभ की बात कर रहे हैं या फिर सही या गलत की बात कर रहे हैं। जो मानकीय उपागम के समर्थक हैं वो सच और झूठ की बात नहीं कर रहे हैं। अनुभव मूलक उपागम और मानकीय उपागम एक दूसरे से अपोजिट हैं। अनुभव मूलक उपागम में फैक्ट्स का प्रयोग किया गया था, तथ्य को रखा गया था, और इसमें मूल्य पर ध्यान दिया गया है और सही और गलत की बात की गई है। मूल्य का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो मूल्य होते हैं वो नैतिक होते हैं। जैसे कि ये नैतिक होते हैं, जैसे हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें करप्शन नहीं करना चाहिए। ये मूल्य हैं हमारे, मतलब ऐसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये मूल्य हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा, आगे समझते हैं। जैसे कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का स्वप्न देखा था, अरस्तु ने राज्य को सद्जीवन का साधन माना था, मार्क्स ने सर्वोत्तम सर्वोत्तम समाज व्यवस्था की कल्पना साम्यवाद के अंतर्गत की थी। जब प्लेटो ने आदर्श राज्य का स्वप्न देखा था तब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बस उसने कह दिया कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए और वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये मानकीय उपागम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अरस्तु ने राज्य को सद्जीवन का साधन मान लिया, उसके पास भी किसी प्रकार का अनुभव वगैरह नहीं था। और मार्क्स ने क्या, जब साम्यवाद का विचार सामने रखा तो उन्होंने साम्यवाद को समाज व्यवस्था की सबसे अच्छी व्यवस्था मान लिया, बट उस समय उनके पास इसका कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने ये कह दिया कि ये समाज के लिए सही है या ये उचित है। तो इस समय इस प्रकार इन तीनों दार्शनिकों ने जो कहा वो उचित और अनुचित को ध्यान में रखते हुए बात की थी, सही और गलत। इन्होंने वही चीज़ें समाज के लिए रखी जो समाज के लिए सही हों, सच और झूठ की बात इन्होंने नहीं की। अब इसको और क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि 2050 का भारत कैसा होगा, अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो अनुभव मूलक उपागम क्या करेगा, कई फैक्ट्स को लेगा, कई एक्सपीरियंस को लेगा और ऑब्जर्वेशन को देखेगा, भारत की पिछली ऑब्जर्वेशन को देखेगा कि आज़ादी के बाद भारत का कैसा स्कोर रहा है, कैसी प्रगति रही है, भारत ने कैसा ग्रो किया है। उसके आधार पर वो 2050 का भारत
कैसा होगा इसका आंसर दे देगा। मतलब फैक्ट्स का प्रयोग करके वो दे देगा कि भारत की पॉपुलेशन इतनी होगी, भारत ऐसा हो जाएगा, भारत ऐसा हो जाएगा। परंतु जब हम मानकीय उपागम के अंतर्गत आते हैं तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि भारत कैसा होगा, वो कहेगा भारत 2050 में ऐसा होना चाहिए, भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होना चाहिए, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भारत के पास होनी चाहिए, वो ऐसी बातें करेगा। अगर अनुभव मूलक बोलेगा कि भारत में 2050 तक मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, वो इतनी इतनी हो जाएंगी, परंतु मानकीय उपागम क्या कहेगा कि इतनी होनी चाहिए 2050 तक मेडिकल सुविधाएं। निष्कर्ष देखते हैं पहले इन दोनों का, ऐतिहासिक बाद में करेंगे। तो इन दोनों का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों ही उपागम पहली बात तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट अपोजिट होने के बावजूद ये दोनों उपागम एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनुभव मूलक का महत्व जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, परंतु राजनीति को समझने के लिए ये दोनों उपागम ही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अनुभव मूलक उपागम की जो इम्पोर्टेंस है वो तो हमें पता ही है, क्योंकि वो एक हमें सच्चाई दिखाता है। परंतु जो मूल्य हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को अगर हमें ख़त्म करना है तो मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। जब बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाएगा कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, मूल्य के तौर पर अगर ऐसा सिखाया जाएगा तो बड़ा होकर कोशिश करेगा कि वो भ्रष्टाचार ना करें। और जो नैतिक भावना है वो समाज में फैलनी चाहिए। तो मूल्य और नैतिक भावना भी ज़रूरी है, इसलिए जो मानकीय उपागम है उसका महत्व भी अधिक है। तो इस प्रकार ये दोनों उपागम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अपने तीसरे ऐतिहासिक उपागम, जो कि बहुत ईजी है। तो ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत वर्तमान राजनीति को अतीत की घटनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या चीन की वर्तमान राजनीतिक का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। मतलब ऐतिहासिक उपागम वर्तमान राजनीति को समझने में हमारी हेल्प करता है। मतलब कोई अगर भारत की राजनीति को देखे और वो देखे कि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था पाई जाती है तो ऐसा क्यों है, तो ऐतिहासिक उपागम हमारी हेल्प करेगा ये समझने में कि आज की भारतीय राजनीति कैसी है और वो क्यों है। इसके लिए हम इतिहास में जाएंगे और हम गांधी, नेहरू, जो हमारे इत्यादि बड़े नेता हुए हैं उनके चिंतन पर विचार करेंगे, जिनके विचार का भारत की आज की राजनीति पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हमें जानना है कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं तो हमें समझना पड़ेगा ना कि आखिर इनका बंटवारा कैसे हुआ, क्या क्या लड़ाइयाँ इनके बीच पहले हुई थी जो जिसके कारण आज भी हमेशा ही लड़ाई की स्थिति बनी रहती है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए हमें इतिहास को पन्नों को खोलना पड़ेगा और इतिहास में जो राजनीति हुई थी उसको समझना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से वर्तमान की राजनीति को समझ सकें। और अगर ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप पहले उपागम का अर्थ लिख सकते हैं, उसके बाद राजनीति सिद्धांत के उपागमों को बता सकते हैं और लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो, आपको ये जो भी टॉपिक है आपका वो समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।